अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये मेजर करता है, मेजर फोर्स। ये फोर्स को मेजर करेगा, कितना फोर्स है, कैसे मेजर करेगा, कैसे पता करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हमें डिफाइन भी करना हो तो हम कैसे डिफाइन करें। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके अंदर जो चेंज होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके कारण लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा dp बाई dt। इंस्टेंटेनियस जो चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में वो अप्लाइड फोर्स के कारण होगा। अब आप समझना चाहोगे कि फोर्स के कारण लीनियर मोमेंटम में चेंज हो क्यों रहा है। तो देखिए हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है p वो m इंटू वी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अब हमें पता है कि मास जो होता है ये तो कांस्टेंट टर्म है। मास क्या है, मास है कांस्टेंट। यहां पे वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी ये डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है फोर्स के ऊपर। किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स के ऊपर। अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो मोमेंटम मुझे ज्यादा मिलेगा। फोर्स ज्यादा लगाने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। यानी फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो मोमेंटम कम होगा। कैसे समझोगे, आप बाइसिकल चला रहे हो, अपने बाइसिकल चला रहे हो, बाइसिकल को अगर आप पेडलिंग स्लोली कर रहे हो, धीरे धीरे पेडलिंग कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको जो पेडल है बाइसिकल का उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा अपने पैर से। जितना ज्यादा फास्टली आप उससे दबाओगे स्पीड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से जैसे आपकी बाइक है, कार है, उसका एक्सीलेटर आप जितना ज्यादा बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, इंजन में उतनी ज्यादा फोर्स लगाता है इंजन, और टॉर्क लगाएगा पहियों के ऊपर और उससे कारण पहिए क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो होती है वो फोर्स डिपेंडेंट है। फोर्स हम जितना ज्यादा लगाएंगे वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इंस्टेंटली हम जो फोर्स लगाएंगे उसके कारण जो वेलोसिटी चेंज होगी वो डायरेक्टली इफेक्ट हमें किसमें देखने को मिलेगा, मोमेंटम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है मोशन के अंदर। और मोमेंटम देखिए अब कैसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूं कि मान लीजिए जैसे एक बुलेट है, बुलेट जो गन से फायर करते हैं, वो जो बुलेट होती है उसको अगर कोई हाथ से पकड़ के आपको और ऐसे आपकी तरफ थ्रो करे और बुलेट आके ऐसे आपको हिट भी कर गई तो क्या आपको इंजरी करेगी, तो आप उसका जवाब होगा नहीं करेगी। लेकिन वही बुलेट जब गन से निकल के आती है और आपको हिट करती है तो इंजरी भी करती है, जान भी ले लेती है। क्यों, वाई, क्या रीजन है? उसके पीछे का रीजन आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, कि जब हमने बुलेट तो वही थी, मैं उसको एक बार हाथ से थ्रो कर रहा हूं और एक बार उसी बुलेट को मैं गन से थ्रो कर रहा हूं। दोनों केस में डिफरेंस किस चीज का है आप बहुत अच्छे से समझ गए। मास दोनों केस में सेम रहा है बुलेट का, बट इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस है वो किस में है, वेलोसिटी में है। हाथ से जब मैंने थ्रो किया तो उसके कारण क्या, वेलोसिटी कम हुई, और वेलोसिटी कम होने के कारण मोमेंटम कम हुआ। तो मोमेंटम कम हुआ तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है तो उसका जो चेंज है उसके कारण हमें जो इंजरी होने वाली है वो नॉमिनल होने वाली है, कोई ज्यादा नहीं होने वाली। लेकिन उसी को जब मैं गन से फायर करता हूं तो गन उसको वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण मोमेंटम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और वो मोमेंटम हमें इंजरी करता है। तो आप समझ गए कि मोमेंटम का मोशन में क्या रोल होता है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, वेयर dp अपॉन dt रिप्रेजेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां से अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं F इज इक्वल टू dp बाई dt। इक्वल टू का साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि जो SI सिस्टम होता है यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू यूनिट रहेगी। तो मैं बोल देता हूं F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू mv होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt एंड इनटू mv। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहने देंगे, और ये हमारे पास आ गया dv बाई dt। dv अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, F इज इक्वल टू
ma, F is equal to ma, where m is the mass of the moving object and a is the acceleration. F is equal to ma, F is equal to ma, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और मोस्टली हम जब फोर्स हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, F is equal to m into a। हम जिस बॉडी का फोर्स निकालना है उस बॉडी का मास और उस बॉडी का एक्सेलरेशन, तो उस बॉडी का जितना भी फोर्स है वो हमारे पास यहाँ से आ जाता है, F is equal to ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी आती है, देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे यहाँ से a निकालना हो, a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई m। और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कांस्टेंट है, मैं यहां पे क्या लिखूं, इफ F is constant, if F is constant then A inversely proportional to mass, then A inversely proportional to mass, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। कैसे? मान लीजिए एक यहां पे आपके पास एक कार है, इधर मूव करवाना है स्ट्रेट रोड के ऊपर, और एक ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी इधर मूव करवाना है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से कार के ऊपर फोर्स लगाओगे और आप इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगाओगे, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया आपका, आप कार पे भी फोर्स लगा रहे हो और ट्रक पे भी। तो पॉसिबिलिटीज है कि कार को आप मूव करवा सको, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि कार को हम मूव करवा सकते हैं, बट हम कितना भी फोर्स लगा लें ट्रक को मूव नहीं करवा सकते। ट्रक को हम मूव नहीं करवा सकते, क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, तो ट्रक के अंदर हम एक्सेलरेशन इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे देखना भी होता है आपको कि कार का जो इंजन होता है वो स्मॉल होता है, ट्रक का इंजन लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ट्रक को मूव करवाने के लिए लार्ज एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लार्ज एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम फोर्स से, उसी फोर्स से हम कार को, ट्रक को अगर मूव करवाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ये जो मास है इसको हम इनर्शियल मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। और ये जो है हमारे पास A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, ये हमें देता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। यहां से हमें क्या मिला? यहां से मिला कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। और इनर्शिया को डिफाइन किसने किया था? फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया था। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को भी और इनर्शिया को भी, और जो सेकंड लॉ होता है वो मेजर करता है फोर्स को और इनर्शिया का कंसेप्ट देता है कि एक्चुअली में इनर्शिया क्या है, कैसे हम इनर्शिया देख। अब देखो इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। कैसे? हमने बोला था इनर्शिया जो होती है वो किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी होती है जिसके कारण बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। अब आपके पास मान लीजिए आपके रूम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हम देखें, एक आपका जैसे चेयर है और एक आपका बेड है। आप चेयर को इजीली वन हैंडेड फोर्स लगा के एक हाथ से उठा के आप दूसरी जगह इजीली रख सकते हो, बट अगर आप बेड को खिसकाना चाहें तो बेड को आप नहीं खिसका सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही, बेड का मास ज्यादा है। बेड का मास ज्यादा तो उसके अंदर आप एक्सेलरेशन नहीं करवा सकते। चेयर का मास कम है तो चेयर को इजीली से आप उसकी जगह से हटा सकते हो। इसका मतलब इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा इसको इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलता है। फॉर्मूला F इज इक्वल टू m into a। ठीक।